नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक क्विज। सत्र को प्रारंभ करने से पूर्व एक महत्वपूर्ण उद्घोषणा। बायजूस आईएएस के द्वारा सिविल सेवा 2023 की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यशाला यानी वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। यह वर्कशॉप 19 दिसंबर 2021 यानी रविवार के दिन शाम 4 बजे आयोजित की जाएगी। ऐसे विद्यार्थी जो 2023 में अपने प्रयास को देना चाहते हैं वह इसको अटेंड कर सकते हैं और इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रजिस्ट्रेशन लिंक यानी पंजीकरण लिंक प्रदान किया गया है, जिसे आप क्लिक करके खुद को रजिस्टर करा सकते हैं। पहला प्रश्न आपके समक्ष है। प्रसिद्ध श्री रमना काली मंदिर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश की कंबोडिया। रमना काली मंदिर के संदर्भ में आपको ध्यान रखना है कि यह है बांग्लादेश में अवस्थित है और इस प्रकार से हमारा उत्तर हो जाएगा सी। रमना काली मंदिर, जैसा कि नाम से ही आप समझ सकते हैं, यह हिंदू देवी काली को समर्पित मंदिर है, जिसे रमना काली बाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर काफी ऐतिहासिक है, लेकिन बड़े पैमाने पर इसमें मुगल काल और 20वीं शती की शुरुआत में विकास देखा गया और उस समय यह मंदिर ढाका के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक माना जाता था। हालांकि यह मंदिर 1971 में तब चर्चा में आया जब 27 मार्च 1971 को बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्च लाइट की शुरुआत के एक दिन बाद इस मंदिर को नष्ट कर दिया और यह स्थल हजारों लोगों के नरसंहार का भी ऐतिहासिक स्थल देखा गया था। बाद में भारत ने बांग्लादेश सरकार की मदद से इस ऐतिहासिक मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और वर्तमान में हाल ही में ये तब चर्चा में आया है जब भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी बांग्लादेश की यात्रा पर हैं और उनके द्वारा इस प्रसिद्ध हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया जाने वाला है। आज के द हिंदू अखबार में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। निम्नलिखित परंपराओं पर विचार कीजिए और उनका चयन कीजिए जिन्हें यूनेस्को ने भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के हिस्से के रूप में मान्यता दी है। आपके विकल्प हैं योग, कुंभ मेला, वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा, नवरोज की दुर्गा पूजा। सही कथनों का आपको चयन करना है। केवल 1, 2 और 5, केवल 2, 4 और 5, केवल 1 और 3 की उपर्युक्त सभी। जब हम बात करते हैं यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के बारे में, तो आपको ये ध्यान रखना है कि यह सूची उन अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के तत्वों से बनी होती है जो विविधता को प्रदर्शित करने और इसके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद करते हैं। इस प्रकार की सूची को 2008 में स्थापित किया गया था, जब अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए कन्वेंशन को लागू किया गया था और भारत की तरफ से योग, कुंभ मेला, वैदिक मंत्रोच्चार, नवरोज और दुर्गा पूजा, इन सभी को इस अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है और इस रूप में हमारा उत्तर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। आज के द हिंदू अखबार की खबर के अनुसार देश के सबसे बड़े सांस्कृतिक कार्निवल और स्ट्रीट आर्ट फेस्टिवल में से एक कोलकाता में दुर्गा पूजा को हाल ही में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को की सूची में जगह प्रदान की गई है और दुर्गा पूजा को शामिल करने के साथ ही भारत से अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में जो तत्व हैं वह बढ़कर अब 14 हो गए हैं। दुर्गा पूजा से पहले जो सूची में शामिल किया गया था वह कुंभ मेला था, जो पृथ्वी पर तीर्थ यात्रियों की सबसे बड़ी शांतिपूर्ण सभा को दर्शाता है, जिसे 2017 में शामिल किया गया था और इससे पहले 2016 में योग को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित रुस्तम 2 क्या है? एक हाइपरसोनिक मिसाइल प्रणाली, एक मानव रहित विमान या ड्रोन, उच्च लड़ाई पर लड़े जाने वाले युद्ध हेतु उपयुक्त एक टैंक की पानी के भीतर खनिज पिंडों की पहचान के लिए एक सोनार प्रणाली। रुस्तम 2 के संदर्भ में आपको ये ध्यान रखना है कि यह एक स्वदेश में विकसित एक ड्रोन है जो मानव रहित विमान के रूप में भी जाना जाता है और इस रूप में हमारा उत्तर हो जाएगा बी।
रुस्तम 2 के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि ये बहुत सारे मिशनों को संचालित करने वाला मानव रहित विमान है जो खुफिया, निगरानी और टोही मिशन का भी संचालन कर सकता है और इसे मानव रहित सशस्त्र युद्ध के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आज के द हिंदू में प्रकाशित खबर के अनुसार रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन अब ड्रोन तकनीक के मामले में 25,000 फीट की ऊंचाई और 10 घंटे की सहन शक्ति पर पहुंचकर एक मील के पत्थर को प्राप्त कर लिया गया है और डीआरडीओ के अनुसार आगे आने वाले समय में हम ड्रोन क्षमता का विकास 30,000 फीट की ऊंचाई और 18 घंटे की सहन शक्ति तक कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, इनमें से कौन सी योजनाएं उन राज्यों के साथ सुमेलित हैं जहां उनका संचालन हो रहा है? योजना और इसके राज्य: सहाय छत्तीसगढ़, कालिया ओडिशा, सरस सुरक्षा कवच राजस्थान। तो आपको योजनाओं के संदर्भ में याद रखना है कि सहाय जो है वह झारखंड की योजना है, इसलिए पहला जो विकल्प है वह गलत है। हालांकि बाकी दोनों विकल्प सही हैं और इस प्रकार से हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी, केवल 2 और 3। कालिया योजना के संदर्भ में आपको ये ध्यान रखना है कि यह ओडिशा सरकार द्वारा किसान के कल्याण के लिए शुरू की गई एक योजना है जिसका उद्देश्य कृषि समृद्धि को तेज करना और खेती और संबंधित गतिविधियों को प्रोत्साहित करके गरीबी को कम करना है। इस योजना के तहत किसानों को खेती के लिए सहायता के रूप में हर साल 10,000 रुपए प्रदान किए जाने की योजना बनाई गई है। वहीं दूसरी ओर सरस सुरक्षा कवच राजस्थान सरकार की एक बीमा योजना है जिसमें दुर्घटना और मृत्यु आदि की स्थिति में बीमे की राशि प्रदान की जाती है और इसके तहत दुग्ध उत्पादकों को भी बीमा सुरक्षा प्रदान किया गया है। आज के इंडियन एक्सप्रेस खबर के मुताबिक वामपंथी उग्रवाद पर अंकुश लगाने के लिए झारखंड सरकार ने हाल ही में माओवाद प्रभावित जिलों में युवा खेल प्रतिभाओं के पोषण के उद्देश्य के लिए एक योजना शुरू की गई है जिसे सहाय योजना या फिर युवाओं की आकांक्षा की ओर खेल कार्यवाही योजना के रूप में जाना जा रहा है। इसे मुख्य रूप से सरायकेला, सिंहभूम आदि जिलों में शुरू किया गया है ताकि माओवाद प्रभावित जिलों में युवा खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा दिया जा सके और ये माओवाद की तरफ ना जा सकें। अब हम संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा 2019 में पूछे गए प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस एक का यह सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव ना हो या उसने हाल के पिछले वर्षों में राजनीति में भाग नहीं लिया हो? आपके विकल्प हैं: प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, राजमन्नार समिति, सरकारिया आयोग की संविधान के कार्यचालन की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग। तो इसके संदर्भ में आपको ध्यान रखना है कि इसका सही उत्तर है सी, सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग का गठन मुख्य रूप से भारत सरकार के द्वारा विभिन्न मामलों की स्थिति को देखने के लिए किया गया था जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण केंद्र राज्य संबंधों पर सिफारिश करना था। इसके द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में सिफारिशें की गईं जिसके तहत इसने ये कहा कि ऐसे व्यक्ति को ही राज्यपाल बनाया जाना चाहिए जो प्रतिष्ठित हो, राज्य के बाहर का हो, अपनी नियुक्ति से पहले सक्रिय राजनीति में वह सक्रिय ना हो, स्थानीय राजनीति से भी जुड़ा ना हो और साथ ही साथ उसे कार्यकाल की गारंटी दी जानी चाहिए और इसे बाधित नहीं किया जाना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं फैक्ट ऑफ द डे यानी आज के तथ्य की, जिसमें हम भारत के रक्षा निर्यात के बारे में बात करेंगे जो आज के द हिंदू अखबार में प्रमुखता से प्रकाशित हुआ है। आंकड़ों के अनुसार भारत का रक्षा निर्यात 2016-17 में 1,521 करोड़ से बढ़कर 2020-21 में 8,400 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। हालांकि यह 2018-19 में 10,745 करोड़ तक पहुंच गया था। सरकार के द्वारा 2025 तक एयरोस्पेस और रक्षा वस्तुओं और सेवाओं में लगभग 35,000 करोड़ यानी $5 बिलियन के निर्यात का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। यदि हम इसके संदर्भ में स्वीडिश
थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की रिपोर्ट की बात करें तो इसकी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 3 भारतीय कंपनियां 2020 की रैंकिंग में शीर्ष 100 कंपनियों में शामिल हैं, जिसमें हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, आयुध निर्मात्री बोर्ड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड महत्वपूर्ण हैं। रिपोर्ट के अनुसार इनके द्वारा 2020 में कुल बिक्री $6.5 बिलियन की गई है, जो पिछले साल की तुलना में 1.7% अधिक है और ये भारत की रक्षा निर्यात की बढ़ती हुई क्षमता को दर्शाता है। भारतीय प्रधानमंत्री के अनुसार भारत 40 से अधिक देशों को वर्तमान में रक्षा उत्पादों का निर्यात कर रहा है और आगे आने वाले वर्षों में हम एक वैश्विक निर्यातक के रूप में उभर सकते हैं। विशेष रूप से हमने हिंद महासागर क्षेत्र के तटवर्ती देशों को रक्षा उत्पादों का निर्यात किया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के मिसाइल सिस्टम, हेलीकॉप्टर, वॉरशिप और टैंक आदि का निर्यात किया गया है। हाल ही में भारत के द्वारा वियतनाम को भी प्रमुख रक्षा उत्पादों का निर्यात किया गया है, जो भारत की बढ़ती हुई क्षमताओं को ही दर्शाता है। हमें इस बात को भी जानने की आवश्यकता है कि रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र ने किस प्रकार के कदमों को उठाया है। तो 2014 और उसके बाद से रक्षा उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए रक्षा औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रणाली को सरलीकृत किया गया है। निर्यात के नियंत्रणों से छूट प्रदान की गई है। इसके संदर्भ में निर्यातकों को विशिष्ट प्रोत्साहन भी प्रदान किया गया है, जिसमें विदेश व्यापार नीति के तहत प्रोत्साहन दिए गए हैं और साथ ही साथ विदेश मंत्रालय ने भी रक्षा उत्पाद के निर्यात को बढ़ावा दिए जाने के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट की सुविधा प्रदान की है, जो एक प्रकार के सॉफ्ट लोन को दर्शाता है। इसके अलावा विदेशों में भारतीय मिशनों में रक्षा विशेषज्ञों की नियुक्ति की गई है, जिन्हें रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा भारत ने 2020 में रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति 2020 का मसौदा जारी किया। साथ ही साथ घरेलू मोर्चे पर स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सकारात्मक स्वदेशीकरण की सूची भी जारी की है, जिसमें उन आइटम्स को शामिल किया गया है जिन्हें आयात नहीं किया जा सकता है और साथ ही साथ इसे केवल घरेलू उद्योग से ही खरीदा जा सकता है। इसके माध्यम से सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि रक्षा उद्योग का हम स्वदेशीकरण कर सकें और इसके लिए रक्षा बजट के पूंजीगत परिव्यय का एक निश्चित प्रतिशत घरेलू उद्योग से खरीद के लिए आरक्षित किया गया है। रक्षा मंत्री के अनुसार 2021-22 में यह राशि लगभग 70,221 करोड़ है, जो भारत में रक्षा उद्योग के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने और रक्षा उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने में सफल साबित हो सकता है। बायजूस आईएएस हिंदी के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।